वंदे मातरम बच्चों। आज हम व्याकरण में कारक का पाठ पढ़ेंगे। कारक किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है और उसके भेद क्या है, इसको हम विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। मैं इसमें अभी ना कुछ लाइनें पढ़ती हूँ। अगर उसमें से कारक हटा दिए जाए तो क्या होगा और कारक लगेगा तो क्या होगा। मंथन ने रोटी खाई। दूसरा है लतिका ने अपने भाई को बुलाया। तीसरा है गुंजन ने चाकू से फल काटा। इन तीनों वाक्यों में मंथन ने, अगर ने हटा दे तो मंथन रोटी खाई, तो ये वाक्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो रहा। और ने लगा दिया तो स्पष्ट हो गया कि मंथन ने खाई। किसने रोटी खाई? मंथन ने। वहीं दूसरा अगर देखें, लतिका ने अपने भाई को बुलाया, इसमें अगर ने और को हटा दिया जाए तो यहां भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। और अगर वही लगा दिया जाता है तो किसने बुलाया? लतिका ने। किसको बुलाया? भाई को। फिर तीसरा है गुंजन ने चाकू से फल काटा। अगर इसमें भी ने और से हटा दिया जाए, गुंजन ने फल काटा, किससे काटा, किसने काटा, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा। वहीं हमने ने लगा दिया और से लगा दिया तो इसका अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो गया, यानी क्रिया से उसका संबंध पता चला। इन वाक्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कारक जो है संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के संबंध बताने का कार्य करता है। परिभाषा क्या बनती है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। विभिन्न भाषाओं में कारक की संख्या और कारक के अनुसार शब्द रूप परिवर्तन अलग अलग होता है। संस्कृत तथा प्राचीन भारतीय भाषाओं में ये 8 होते हैं, जबकि जर्मन भाषा में ये 4 होते हैं। कारक के जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। विभक्ति संस्कृत में हम पढ़ते हैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीय। तो जो कारक के चिन्ह कहलाते हैं उनको हम विभक्ति कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के अनुसार इसके रूप भी परिवर्तन होते रहते हैं विभक्तियों के भी। अब आता है कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के मुख्यतः हिंदी में 8 भेद होते हैं और संस्कृत में भी 8 भेद होते हैं। संस्कृत और हिंदी दोनों में 8 भेद माने गए हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 कारक माने गए हैं। कर्ता कारक यानी संस्कृत में प्रथमा, कार्य करने वाला। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ रहा हो। करण कारक तृतीय, जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है। संप्रदान कारक चतुर्थी, जिसके लिए कार्य किया जाए। आपादान पंचमी, जिसमें अलगाव हो, डर का भाव हो, तुलना का भाव हो। संबंध कारक अन्य पदों से संबंध बताएगा, यानी संज्ञा का सर्वनाम से, संज्ञा का संज्ञा से, सर्वनाम का सर्वनाम से। अधिकरण कारक
कार्य का आधार बताएगा। संबोधन, किसी को संबोधित करने के लिए। हिंदी में इनके अर्थ का स्मरण करने के लिए पद की रचना भी की गई है और कविता के रूप में भी इसे याद करते हैं। पद की रचना इस प्रकार की गई है। कर्ता ने अनुकर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। का की के संबंध है, अधिकारादि में मान। रे है हो संबोधन, मित्र धरो है यह ध्यान। ये अगर ये आपको पद याद हो गया तो तुम्हें पूरा कारक याद हो जाएगा। कर्ता, अब इनके भेदों पे चर्चा करते हैं। कर्ता कारक सबसे पहले, जिसका परसर्ग होता है ने। कारक के चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं और विभक्ति भी कहते हैं। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के कार्य करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। यानी जो काम करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है ने, इसका परसर्ग होता है ने। सकर्मक इस ने चिन्ह, ये जो ने चिन्ह है इसका वर्तमान काल और भविष्य काल में इसका प्रयोग नहीं होता है। और सकर्मक धातुओं के साथ इसका भूतकाल में प्रयोग होता है। यानी दो तरीके से कर्ता कारक को हम पहचान सकते हैं, परसर्ग रहित और परसर्ग सहित। यानी एक में चिन्ह लगा होगा और एक में चिन्ह नहीं लगा होगा। परसर्ग रहित जो है, अकर्मक हो या सकर्मक, वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। भूतकाल की अकर्मक क्रियाओं के साथ भी परसर्ग रहित कर्ता आता है। अब आया परसर्ग सहित। भूतकाल में सकर्मक क्रियाओं के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर देखेंगे, शशांक रोटी खाता है, वर्तमान काल है, ये सकर्मक क्रिया है लेकिन इसमें परसर्ग नहीं है। शशांक ने रोटी खाई, सकर्मक क्रिया है, भूतकाल है और परसर्ग है। तो क्या पता चलता है कि भूतकाल की जो संज्ञाएं होती हैं, जो वाक्य होंगे, उसमें ने परसर्ग का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल और देख लो, राम ने रावण को मारा, लड़की स्कूल जाती है। इसमें काम करने वाले को कर्ता कहेंगे। जैसे अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, इस वाक्य में अध्यापक जो है कर्ता है क्योंकि काम वही कर रहा है। काम करने वाला कौन है? अध्यापक। तो यहां पर क्या हो गया? कर्ता कारक। पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है, इसमें ने कर्ता जताता है, यानी ने बताता है कि राम करता है। संज्ञा तो दोनों है, राम और रावण दोनों संज्ञा है, लेकिन काम किसने किया? राम ने। तो ये काम करने वाला ही कर्ता कहलाता है। तो राम कर्ता कारक हो गया। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया का कर्ता लड़की है, इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है, ने इसमें छिपा हुआ है। लेकिन हम जानने के लिए इसमें प्रश्न करेंगे कौन लगा के और उत्तर कर्ता के रूप में मिलेगा, तो वहां पर कर्ता कारक हो जाएगा। अब दूसरा आया कर्म कारक।
कार्य जिस पर हो रहा होता है वह कर्म कहलाता है। इसका हिंदी इसका कारक का चिन्ह है को। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है। कार्य का फल अर्थात प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने आम को खाया। अब इसमें अगर प्रश्न करेंगे कि राम ने क्या खाया, आम को, तो राम ने किस पर काम किया, आम पर, आम खाने का। तो यहाँ पर आम कर्म है क्योंकि राम ने आम खाने का कार्य किया। जो खाने का कार्य किया राम ने उसका प्रभाव पड़ रहा था आम पर, इसलिए यहाँ पर आम कर्म हो गया और इसका चिन्ह हो गया को। अब कुछ उदाहरण लेते हैं। माँ ने बेटे को समझाया, राधा ने नौकर को बुलाया, मदारी ने बंदर को नचाया, पुलिस ने चोर को पकड़ा। अभिषेक बैडमिंटन खेलता है। इन सब में अगर आप देखोगे तो शिक्षिका ने बच्चों को पढ़ाया, ये भी ले लो उदाहरण। शिक्षिका ने किसको पढ़ाया, बच्चों को। माँ ने किसको समझाया, बेटे को। मदारी ने किसको नचाया, बंदर को। राधा ने किसको बुलाया, नौकर को। पुलिस ने किसको पकड़ा, चोर को। इन सब वाक्यों में को चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है और सब प्राणीवाचक हैं, यानी सब सजीव क्रियाएं कर रहे हैं। और एक सेंटेंस है अभिषेक बैडमिंटन खेलता है। इस वाक्य में आपका चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन क्योंकि अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता है। अभिषेक क्या खेलता है, बैडमिंटन, और बैडमिंटन के ऊपर अभिषेक कर्म कर रहा है, लेकिन बैडमिंटन अप्राणीवाचक है, यानी नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तुएं हैं। तो बैडमिंटन अप्राणीवाचक कर्म है, इसलिए इसके साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी जहां पे अप्राणीवाचक कर्म होगा वहां पर को विभक्ति छिपी हुई रहेगी। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो जो वाक्य होगा उसमें क्या या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, उत्तर मिलेगा, वही कर्म कारक होगा। चाहे उसमें वाक्य चिन्ह छिपा भी होगा तो भी आप क्या या किसको लगाएंगे, उत्तर अगर मिल रहा हो कर्म के रूप में तो वहां पर कर्म कारक होगा। उदाहरण के रूप में, रमा क्या लिखती है, रमा कविता लिखती है, ये वाक्य है। हमने प्रश्न किया, क्या लगाया, तो रमा क्या लिखती है, उत्तर आया कविता। इसमें को चिन्ह नहीं था, को छिपा हुआ था क्योंकि कविता अप्राणीवाचक शब्द है, लेकिन काम किस पे कर रही है, वो कविता के ऊपर। क्या लिख रही है, कविता, कविता कर्म हो गया, तो यहां पर कर्म कारक हो गया। दूसरा उदाहरण, दादी ने बच्चों को प्यार किया। दादी ने किसको प्यार किया, बच्चों को। इसमें तो चिन्ह आपको सामने से दिखाई दे रहा है, बच्चों को, तो यहां पर कर्म कारक हो गया। यानी पहचान कैसे करेंगे, क्या और किसको लगाएंगे, उत्तर कर्म के रूप में मिलेगा तो उसे कर्म कारक कहेंगे। अब आया करण कारक। करण कारक क्या है, संज्ञा आदि शब्दों की जिस रूप से क्रिया के कार्य करने के साधन का बोध हो, यानी जो क्रिया की जाए उसको करने में जिसकी सहायता ली जाए, जिसकी मदद ली जाए, जिसके द्वारा कार्य संपन्न हो, कार्य पूरा हो, उसे करण कारक कहते हैं।
हिंदी में इसका चिन्ह है से और के द्वारा। परिभाषा क्या बनी इसकी कि जिन साधन या माध्यम से क्रिया के होने का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे माँ बेलन से गोल गोल रोटियां बनाती है, पुनीत बस द्वारा स्कूल जाता है। उपयुक्त वाक्यों में रोटियां बनाने का साधन क्या है? माँ किससे रोटियां बना रही है? बेलन से, यानी रोटी बेली जा रही है। रोटी बनाने के लिए जिस साधन का उपयोग किया गया वो है बेलन। पुनीत बस द्वारा स्कूल जाएगा। पुनीत किसके द्वारा स्कूल जा रहा है? बस के द्वारा, यानी स्कूल जाने का साधन क्या है? बस, बस द्वारा है, अतः ये करण कारक है। अन्य उदाहरण देखो, चित्रकार पेंसिल से चित्र बना रहा है। चित्रकार किससे चित्र बना रहा है? पेंसिल से। चित्र बनाने के लिए किस चीज का उपयोग कर रहा है? पेंसिल का। बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। बच्चे किससे खेल रहे हैं? खिलौने से। नेहा बोतल से पानी पी रही है। नेहा किससे पानी पी रही है? बोतल से। रावण राम द्वारा मारा गया। कहीं कहीं द्वारा शब्द का भी प्रयोग होता है, यानी इसका चिन्ह ही है से और के द्वारा। तो कभी कभी से के स्थान पर द्वारा या के द्वारा का भी प्रयोग होता है। अब पहचान कैसे करोगे कि कौन सा करण कारक कहां पर है? तो किससे लगाकर प्रश्न करोगे और उत्तर मिलेगा तो वो करण कारक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। प्रश्न करो, अर्जुन ने जयद्रथ को किससे मारा? बाण से। तो बाण जो है वो साधन हो गया अर्जुन जयद्रथ को मारने का। बालक गेंद से खेल रहे हैं। बालक किससे खेल रहे हैं? गेंद से। बालक के खेलने का साधन क्या हो गया? गेंद, अतः ये करण कारक है। अब नंबर 4 पे है संप्रदान कारक। इसका चिन्ह है को के लिए। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। हिंदी में इसका चिन्ह है के लिए, और कहीं कहीं पर को भी लगता है, यानी को और के लिए दोनों ही इसके चिन्ह हैं। उदाहरण के लिए, भैया दीदी को उपहार दे रहा है। दूसरा है, मरीज के लिए दवाई खरीद लाओ। उपयुक्त वाक्यों में दीदी के लिए उपहार और मरीज के लिए दवाई, दोनों में किसी को देने के भाव का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर संप्रदान कारक है। दूसरा उदाहरण ले लो, मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूं। इस वाक्य में दिनेश संप्रदान अवस्था में है, क्योंकि चाय बनाने का काम दिनेश के लिए किया जा रहा है, यानी कोई कर्ता किसी के लिए कार्य कर रहा है। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। हितेश गुरुजी को फल दो। इन दोनों वाक्यों में स्वास्थ्य के लिए और गुरुजी को संप्रदान अवस्था में है, अतः ये संप्रदान कारक हैं। यानी संप्रदान कारक क्या है? किसी को कुछ देने के भाव में हमेशा संप्रदान कारक होता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? अब किसको, किसके लिए, किस हेतु, यह लगा करके अगर आप प्रश्न करेंगे और उत्तर मिल जाता है तो वहां पर संप्रदान कारक है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री ने अनाथों के लिए अनाथ आश्रम बनवाए।
अब हम प्रश्न करेंगे, प्रधानमंत्री ने किसके लिए अनाथ आश्रम बनवाए? उत्तर मिल गया, अनाथों के लिए। फिर दूसरा है, विद्यार्थी ने शुल्क माफी प्रार्थना पत्र लिखा। विद्यार्थी ने किस हेतु प्रार्थना पत्र लिखा? शुल्क माफी। यानी हमें पहचान मिल गई कि अगर प्रधानमंत्री ने बनवाया तो अनाथों के लिए, विद्यार्थी ने लिखा तो शुल्क माफी के लिए। हेतु मतलब, हेतु का मतलब भी होता है लिए, रीजन, कारण। तो इन दोनों ही वाक्यों में संप्रदान कारक है। यानी संप्रदान कारक का अर्थ हो गया कि कर्ता किसी को कुछ देने के भाव में हमेशा संप्रदान कारक का प्रयोग होता है, और इसका चिन्ह है को और के। अब आया आपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग हो जाना पाया जाए वह आपादान कारक कहलाता है। इसके अलावा डर, तुलना और भय का भाव, तुलना और भय का भाव भी होता है, वहां पर भी आपादान कारक कहलाता है। तो परिभाषा क्या बन गई? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्वत से नदी निकलती है। अब इसमें इसका चिन्ह है से। पर्वत से नदी निकलती है। नदी कहां से निकलती है? पर्वत से। संयम बस से उतर गया। संयम किससे उतर गया? बस से। यानी कहां से और किससे लगा करके प्रश्न करेंगे और उत्तर मिलता है तो वहां पर अपादान कारक है। उदाहरण के लिए, बच्चा छत से गिर पड़ा। बच्चा कहां से गिर पड़ा? छत से। संगीता घर से चल पड़ी। संगीता कहां से चल पड़ी? घर से। यानी यहां पर संप्रदान कारक हो गया, अपादान कारक हो गया। और अपादान कारक में तुलना का और डरने का, लजाने का, सीखने और घृणा का भाव का भी बोध होता है, वहां पर भी अपादान कारक होता है। उदाहरण, मेरी बहन मुझसे लंबी है, ये तुलना का भाव आ गया। मुझे गंदगी से नफरत है, यहां भी से चिन्ह लगा है, ये घृणा का भाव आ गया। मेरा बेटा छिपकली से डरता है, यहाँ डरने का भाव आ गया। दुल्हन लोगों से लजाती है, यहाँ लजाने का भाव आ गया। तो जहां जिन वाक्यों में ये सारे भाव भी मिल रहे हों, तुलना, डर, लजाना, घृणा, वहां पर भी अपादान कारक होता है। अपादान कारक की पहचान करने के लिए किससे और कहां से लगाएंगे, उत्तर मिले तो वहां पर अपादान कारक कहलाता है। अब आया संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वहां संबंध कारक कहलाता है। हिंदी में इसका चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने। ये इसके चिन्ह हैं। उदाहरण, यह राधे श्याम का बेटा है। ये किसका बेटा है? राधे श्याम का। यानी राधे श्याम और बेटे में संबंध है। यह कमला की गाय है। ये किसकी गाय है? कमला की। इन दोनों वाक्यों में राधे श्याम का बेटे से कमला का गाय से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ पर संबंध कारक है। यानी शब्द के जिस रूप से एक का दूसरे से संबंध पता चले उसे हम संबंध कारक कहते हैं। यह राहुल की किताब है। ये किसकी किताब है? राहुल की। इस वाक्य में राहुल का किताब से संबंध पता चल रहा है। यह दादाजी की तस्वीर है। ये किसकी तस्वीर है?
दादाजी की। सुधा का घर बहुत बड़ा है। तुम्हारे पिताजी की दुकान कहाँ है? उपयुक्त वाक्यों में सुधा का घर से, पिताजी का दुकान से संबंध का बोध हो रहा है, अतः ये संबंध कारक है। संबंध कारक की पहचान कैसे करेंगे हम? संज्ञा और सर्वनाम के साथ किसकी, किसका, किसके और किसने लगाकर प्रश्न करेंगे, उत्तर मिल जाए तो वहां पर संबंध कारक होता है। उदाहरण के लिए, यह मकान नरेश का है। अब प्रश्न करेंगे हम, यह मकान किसका है? उत्तर मिला नरेश का, यानी नरेश और मकान का संबंध है। श्रीमती शर्मा शीनू की चाची हैं। श्रीमती शर्मा किसकी चाची हैं? शीनू की, यानी शीनू और चाची का संबंध है। श्रीमती शर्मा और शीनू का संबंध है। इन वाक्यों में उत्तर मिल गया, अतः वे ही संबंध कारक है। अब आया अधिकरण कारक। जिन शब्दों से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। या अर्थात वे कारक जिनसे क्रिया के स्थान, आधार या आश्रय का बोध हो उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। स्थान का भी बोध होगा, आधार या आश्रय का भी बोध होगा। जैसे इसका चिन्ह होता है में और पर, इसकी विभक्ति है जो कारक की वो में और पर है। जैसे भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। भंवरा कहाँ मंडरा रहा है? फूलों पर। कमरे में टीवी रखा है। टीवी कहाँ रखा है? कमरे में। तो दोनों ही स्थान का बोध करा रहे हैं। फूलों पर और कमरे में अधिकरण कारक है, यानी पर और में। पर मतलब ऊपर और में मतलब अंदर, दोनों ही अधिकरण कारक हैं। उदाहरण के द्वारा और समझेंगे। खाना मेज पर रखा है, गिलास में दूध बचा है। उपयुक्त वाक्यों में खाना कहाँ रखा है? मेज पर। दूध किस में है? गिलास पर। अतः दोनों ही वाक्यों में स्थान का बोध हो रहा है, अतः ये अधिकरण कारक हैं। अन्य उदाहरण देख लें। लड़कियां कमरे में बैठी हैं, छत पर बच्चे खेल रहे हैं, लड़के नदी में नहा रहे हैं, तोता पेड़ पर बैठा है। अब अधिकरण कारक की पहचान कैसे करेंगे? कहाँ लगाकर प्रश्न करेंगे और उत्तर मिल जाता है तो वो अधिकरण कारक कहलाता है। उदाहरण के रूप में, कौवा डाल पर बैठा है। प्रश्न किया हमने कहाँ लगाया तो क्या बना? कौवा कहाँ बैठा है? उत्तर मिल गया डाल पर। डाल क्या है? स्थान का बोध करा रही है। बच्चा कमरे में खेल रहा है। बच्चा कहाँ खेल रहा है? कमरे में। कमरा का क्या है? कमरा एक स्थान का बोध करा रहा है। इन वाक्यों में उत्तर मिल गया, अतः ये ही अधिकरण कारक है। अब आया संबोधन कारक। इसका चिन्ह है हे, अरे, ओ। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या किसी को संबोधित करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी किसी को बुलाया जाए या किसी को पुकारा जाए, किसी को संबोधित किया जाए, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है विस्मयादिबोधक की तरह। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो? हे गोपाल यहाँ आओ। इन वाक्यों में अरे भैया और हे गोपाल संबोधन कारक हैं। जिस शब्द से किसी को पुकारा या बुलाया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हे राम, हे प्रभु मेरी रक्षा करो।
यानी हम किसे संबोधित कर रहे हैं? ईश्वर को, प्रभु को। हे राम, यह क्या हो गया? इस वाक्य में राम जो है, हम किसे संबोधित कर रहे हैं? राम को। तो ये संबोधन कारक हो गया। ये हिंदी संज्ञाओं में अभी भी जीवित है, यानी संज्ञा में अभी भी इसका प्रयोग होता है। फिर और उदाहरण देख लेते हैं। सुनो, आप कहाँ चले गए? यानी हम किसी को संबोधित करें, सुनो, आप कहाँ चले गए? हे भगवान, अब क्या होगा? अरे, मेरी बात तो सुनो। यानी हम किसी को संबोधित कर रहे हैं कि अरे भाई रुको, मेरी बात सुनो। ये थे आपके 8 के 8 कारक, उनकी परिभाषाएं और उनकी पहचान के नियम। कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक हो गए, जिनमें से एक बार समरी के रूप में फिर से बता देती हूं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक, जो क्रिया को करने वाला होता है। इसका चिन्ह होता है ने, और ये भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं के साथ लगता है। पहचान करने के लिए इसमें कौन या किसने लगाकर प्रश्न करेंगे, उत्तर मिलेगा तो वो कर्ता कारक होगा। कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अप्राणीवाचक शब्दों में, वाक्यों में यह चिन्ह छिपा हुआ रहता है। इसमें हम क्या या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वह कर्म कारक होगा। तीसरा है करण कारक, इसका चिन्ह है से, और जिस साधन या माध्यम से क्रिया के होने का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। पहचान के लिए इसमें किससे किससे लगाकर प्रश्न करेंगे, उत्तर मिल जाएगा तो वहां पर करण कारक होगा। संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है को और के लिए। कर्ता किसी के लिए काम करता है या किसी को कुछ देता है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके पहचान करने के लिए किसको, किसके लिए, किस हेतु लगाकर प्रश्न करेंगे और अगर उत्तर मिल जाता है तो वो कर्ता का संप्रदान कारक होता है। फिर आया अपादान कारक, इसका चिन्ह होता है से। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसके अलग होने के भाव के अलावा तुलना, डर और लजाने, घृणा आदि के भाव का भी बोध होता है, वहां पर भी अपादान कारक होता है। इसकी पहचान के लिए किससे और कहाँ से लगाकर प्रश्न करेंगे, उत्तर मिल जाता है तो अपादान कारक है। फिर आया संबंध कारक, इसका चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने। शब्दों के जिस रूप से वस्तु व्यक्ति का पारस्परिक संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी पहचान करने के लिए किसकी, किसका, किसके और किसने लगाकर प्रश्न करेंगे, उत्तर मिल जाएगा तो वो संबंध कारक कहलाएगा। फिर आया अधिकरण कारक, वे कारक, इसका चिन्ह होता है में और पर। वे कारक जिनमें क्रिया के स्थान, आधार या आशय का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी पहचान करने के लिए कहाँ लगाकर प्रश्न करेंगे और अगर उत्तर मिल जाता है तो वो अधिकरण कारक होता है। फिर आया संबोधन कारक, इसका चिन्ह होता है हे, अरे, ओ। संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित करने अथवा पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु, अरे, हे राम, हे भगवान, अरे सुनो आदि। ये है 8 के 8 कारक। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि कुछ कारकों में अंतर भी होता है। जैसे करण कारक और अपादान कारक में अंतर। दोनों कारकों में से परसर का प्रयोग किया गया है लेकिन दोनों में अंतर है।
करण कारक के माध्यम से कर्ता काम करता है, यानी किसी चीज का प्रयोग करता है अपने काम को पूरा करने के लिए। और अपादान कारक में क्या होता है कि अलग होने का, शर्माने का, लजाने का, तुलना और डर का भाव पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ही उदाहरण से दोनों ही कारक समझ में आ जाएंगे। राम साइकिल से विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय जाने के लिए किसका प्रयोग करता है? साइकिल का, यानी साइकिल विद्यालय तक पहुंचाने का एक साधन है। तो यहाँ पर करण कारक हो गया। राम साइकिल से गिर गया, यानी राम क्या हो गया? साइकिल से अलग हो गया, गिर गया, राम और साइकिल अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर अपादान कारक हो गया। वाक्य एक ही है, चिन्ह चिन्ह एक ही है, लेकिन वाक्य में अंतर आ गया। पहले वाक्य में साइकिल का प्रयोग किया गया है अपने कार्य को पूरा करने के लिए, दूसरे वाक्य में वह साइकिल से गिरकर अलग हो जा रहा है, यानी अलग होने का भाव है। इसके अलावा कुछ उदाहरण और देखते हैं करण कारक और अपादान कारक के। वह कार से गया, यानी कार का प्रयोग किया उसने जाने के लिए, तो करण कारक हो गया। वह घर से चला गया, यानी वो घर से अलग हो गया, घर से वो चला गया, वो घर में नहीं है, यहाँ पे साधन का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक हो गया। माँ दूध से खीर बनाती है, माँ क्या कर रही है? दूध का प्रयोग किस लिए कर रही है? खीर बनाने के लिए, साधन के रूप में। खीर कैसे बनाएगी? यानी दूध को साधन के रूप में प्रयोग किया, यहाँ पे करण कारक हो गया। और अपादान कारक में दूध से मलाई निकाल दो, यानी दूध से मलाई को अलग कर दो, अलगाव का भाव आ गया, तो यहाँ पर अपादान कारक हो गया। यानी करण कारक और अपादान कारक में अंतर यह है कि करण कारक का से जो है वो साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और अपादान कारक का से पर सर्ग जो है वो अलग होने के भाव के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये दोनों में यही अंतर है। दूसरा है संप्रदान कारक और कर्म कारक में अंतर। इन दोनों का चिन्ह को है, लेकिन दोनों में अंतर है। संप्रदान कारक में कर्ता देने का कार्य करता है, किसी को कुछ देने का कार्य करता है। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। उदाहरण के लिए देखो, पिताजी ने गरीबों को कंबल दिए, यहाँ पर पिताजी, यहाँ पर को चिन्ह का अर्थ है कि पिताजी किसी को कुछ दे रहे हैं, तो यहाँ पर संप्रदान कारक का भाव आ गया। राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा? रावण को, रावण के ऊपर कर्म किया। राम ने कौन सा काम किया? रावण को मारने का कर्म किया, काम किया, तो वहां पर कर्म कारक हो गया। अर्थात संप्रदान कारक का को परसर किसी को, कर्ता को देने का कार्य करता है, और कर्म कारक का को परसर क्रिया के फल या क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ता है, यह इंगित करता है, यह बताता है। इस तरह दोनों में ये अंतर है। दो कारक ऐसे हैं जिनमें अंतर पाया जाता है, करण कारक और अपादान कारक में, संप्रदान कारक और कर्म कारक। ये है आपके कारक का पूरा विवरण।